सो हाय एवरीवन। सो टुडे आई एम गोना टीच यू 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैं इसको डिटेल में अपने चैनल के पे एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना करके एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो आप उसको भी देख सकते हैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को। फिलहाल मैं जल्दी मैं आपको कवर करके ये बता देती हूँ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 क्या है, इसको पहले किसने दिया है? इसको हेनरी फ्योल ने दिया है, जो कि एक रिसर्चर थे। और फर्स्ट इसका क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि वर्क का जो है वो डिवीजन प्रॉपर्ली होना चाहिए कि किसको कौन सा काम करना है। इसीलिए तो डिपार्टमेंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क का डिवीजन हो रखा हो कि कौन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। तो इससे आपका मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली हो पाता है। और नंबर 2 क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट टू कमांड। मतलब कि अगर आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और उसके साथ में अगर आप उसको अथॉरिटी भी दे दोगे कि चलो ठीक है, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम एक पर्टिकुलर काम को खत्म करो। अगर मान लो तुम उस काम को खत्म नहीं करते हो या फिर किसी को तुमने बोला कि ये टास्क करके सबसे करवा दीजिए। फॉर एग्जांपल आप एचआर का ले सकते हैं कि एचआर को बोला गया कि आप जाइए सारे एम्प्लॉयज़ का पता लगाइए कि वो लोग टाइम से आते हैं कि टाइम से आते हैं या नहीं। तो उनको अगर सिर्फ काम दे दिया जाएगा तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पर उनको अगर अथॉरिटी नहीं दिया जाएगा कि वो किसी को बोल सकें कि आप क्यों टाइम पे नहीं आते हो या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सके, तो फिर उनका काम करने में प्रॉब्लम होगा उनको। तो अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो साथ में आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। और डिसिप्लिन, ओबे द रूल्स एंड नॉर्म्स। मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा कि टाइम से आना है, टाइम से काम करना है, 8 आवर्स की शिफ्ट आपको पूरी करनी है। ऐसा आपको नॉर्म्स को, रूल्स को फॉलो करना होगा। इसीलिए तो एमओए और एओए का फॉर्मेशन होता है, ताकि रूल्स को और नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। और हमारा 4th क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब कि वन बॉस फॉर वन पर्सन। की वन पर्सन नहीं आप कह सकते, वन बॉस से ही इंसान को डायरेक्शन में कमांड मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, सेल्स पर्सन है, तो उसको सेल्स वाले से ही कमांड मिलनी चाहिए कि क्या काम करना है, कैसे। अब उसको मान लीजिए एक इंसान के 4 बॉस हैं, हर इंसान आ रहा है अपने अपने हिसाब से उसको काम बता के चला जा रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ही होता है कि वन बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, 10 लोगों से कमांड नहीं मिलना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि एक प्लान हो, वन हेड हो। ऐसा नहीं है कि रोज़ कोई नया बॉस आ जा रहा है, कोई नए तरीके से आपको समझा रहा है, आज कोई और प्लान है, कल किसी और तरीके पे प्लान बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा डिफाइन होना चाहिए कि आप पहले एक प्लान को बनाइए, फिर एक हेड है उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको खत्म करने के बाद ही नेक्स्ट पे आप मूव ऑन करेंगे। तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब होता है कि जनरल इंटरेस्ट एबव द पर्सनल इंटरेस्ट। पहले सबके बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपना बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मेरा काम हो जाए, बाकी किसी का हो चाहे ना हो, निकल लिए। ऐसे नहीं होता ना, आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होना चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा तो आपका भी बेनिफिट होगा। यानी कि जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। मान लीजिए बॉस ने क्या किया, आपको काम बताया और वो खुद छुट्टी पर निकल गया, तो क्या फ़ायदा? बॉस भी तो साथ में बैठ के आप लोगों के काम करे। मान लीजिए